14 फेरे श्रीमती गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर उपन्यास। अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से अहिल्या के 19वें जन्मदिन की पार्टी में कर्नल बातों ही बातों में ये बता देते हैं कि वो अपनी पुत्री का विवाह पहाड़ पर ही करेंगे, और मल्लिका इससे नाखुश हो जाती हैं क्योंकि वो अपने भांजे से अहिल्या का विवाह कराना चाहती हैं। अहिल्या के और भी अनेक दोस्त हैं जो अहिल्या को मन ही मन में पसंद करते हैं। उन सब ने एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। अब सुनते हैं आगे। कटहल की लंबी लंबी डालियों पर चांदनी उतर आई थी। कारों की घर घर के बीच जन्मदिन की मुबारकबादियों का स्वर, सीटियों में गुड नाइट और गुड बाय का बोझ ग्रहण कर अहिल्या कमरे में लौटी तो उसे कमरा एकदम खाली लगा। मौसी पता नहीं किस बात पर रूठ कर कुछ पहले ही चली गई थी। नित्य की भांति जाते समय उन्होंने आज अहिल्या को बुलाकर प्यार से उसका माथा नहीं चूमा था। अहिल्या ने कमरे में जाकर कपड़े उतारे, नाइट सूट पहना, मुंह धोकर अपने चेहरे पर क्रीम लगाया तो उसके आईने पर एक साथ कई अदृश्य चेहरे उभर आए। रैक्सी, जिसके देवदूत से भोले चेहरे के बीच नीले फिरोजा सी जड़ी चमकीली आंखों में उसके प्रति प्रेम का संदेश आज आवश्यकता से अधिक स्पष्ट हो उठा था। और रोनेन, जिसने पहली ही दृष्टि में अपना हृदय निवेदन कर दिया था। रूसी दारू वाला, जिसके संभ्रांत चेहरे की निस्तेजता पर उसका चित्त अनायास ही करुणा से भर आया था। क्यों वह इन सब की मित्र बनकर नहीं रह सकती? सब उसे मित्रता के ही बंधन में बांधकर क्यों संतुष्ट नहीं होते? वह मौसी की नाराजी जान गई थी। उसके व्यक्तित्व को चित्ताकर्षक बनाकर उसके मोह जाल में बेचारे रोनेन को फंसाने का मौसी का यह कैसा बचपना था। दोनों चोटियों को पीछे डालकर अहिल्या आईने के सामने खड़ी हुई। आईने पर लगी बड़ी बत्ती उसने जला दी। हाथ की चूड़ियां, गले का हार, कान के कर्णफूल वह सब उतार चुकी थी, किंतु फिर भी अपने पुष्प से खिले चेहरे को वह मुग्ध होकर निहारती रह गई। अपना चेहरा होने पर ही वह क्या उसे त्रुटि रहित पाती है, या सचमुच ही वह इतनी सुंदरी है? अपने इतिहास के अध्यापक प्रौढ़ दत्ता के शब्द उसके कानों में बज उठे। तुम मेहरुन्निसा सी हो, सुंदरी हो, और इसी से उसी की वैनिटी भी पाई है। बनावटी रोष से अहिल्या ने उन्हें बीच ही में टोक दिया था। यह तो आपका सरासर अन्याय है। बताइए तो भला, किस वैनिटी का परिचय दिया मैंने? भारी भरकम दत्ता महोदय के थैले से शरीर में गुदगुदी की झुरझुरी सी छूट गई थी। कैसी मुग्ध दृष्टि से उसे निहार कर उन्होंने स्वयं कहा था, वैनिटी का क्या कोई परिचय दिया जाता है मिस पांडे? वह तो स्वयं ही अपना परिचय देती है। पिछले वर्ष उसके इसी मुंह जले सौंदर्य को लेकर एक बड़ी भद्दी घटना घट गई थी। अरुण वरुण बनर्जी एमएससी करके रिसर्च कर रहा था। उसके पिता नैरोबी में कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। अहिल्या से उसका किसी कला प्रदर्शनी में परिचय हो गया था और फिर वो बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया। कुशाग्र बुद्धि के छात्र का चेहरा एकदम ही काला स्याह था। क्यों जी सेन, कहीं पिता के अफ्रीका प्रवास ने तो तुम्हें यह रंग उपहार में नहीं दे डाला? मोहफट अहिल्या ने उसे एक दिन किसी मीटिंग ही में छेड़ दिया था, और बेचारे के चेहरे को लाल पड़ने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। गहरा बैगनी ही पड़कर रह गया था। एक बार उसने अहिल्या से अपने हृदय के भाव व्यक्त करने की धृष्टता की तो उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। आईने में चेहरा तो देख लिया होता, कैसी धृष्टता है। क्रोध से कांपती अहिल्या दौलत के पास भागती भागती उसका दुस्साहस बतलाने को चली गई थी। जब वह उसे बतला ही रही थी कि समीर का फोन आया था। गजब हो गया अहिल्या, सेन ने कुछ खा लिया है, हम अस्पताल ले जा रहे हैं। एक चिट्ठी तुम्हारे नाम की लिखकर छोड़ गया था। अच्छा हुआ किसी की नज़र नहीं पड़ी, मेरे पास है। अगर साला मर गया तो तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो फाड़ कर फेंक दूंगा। उसने हंसकर कहा था।
अहिल्या का भाग अच्छा था, सेन को बचा ही लिया गया था, नहीं तो जीवन भर के लिए उसे एक कलंक का बोझ वहन करना पड़ता। अरुण के पिता उसे आकर नैरोबी उठा ले गए थे और पिछले माह उसने अहिल्या को अपने विवाह का निमंत्रण भी भेजा था। तब से अहिल्या बहुत सावधान हो गई थी। वह अब अपने प्रत्येक तरुण मित्र को गज भर के फासले पर ही रखती थी। आज रेक्सी की आंखों ने उसे अशांत कर दिया था। रेक्सी कितना भावुक था और कितना सुंदर। उसकी प्रशंसापूर्ण दृष्टि उसे गर्म सलाखों की ही भांति दग्ध करने लगी। कहीं वह भी उसके पीछे सेन की तरह ही न पड़ जाए। रेक्सी का पिता जापानी था और माँ किसी अमेरिकन लाक्षाधिपति की एकमात्र कन्या थी। रेक्सी का पिता किसी आर्ट स्कूल में पढ़ रहा था, वहीं उसकी भेंट उस अमेरिकी सुंदरी से हुई। राजवंश का जापानी तरुण उसके पीछे पागल हो गया। रेक्सी के नाना ने विवाह का विरोध किया तो दोनों जापान भाग आए। विवाह हो गया, किंतु बंद घुटे जापानी राजमहल में अमेरिका की सुकुमारी का दम घुट गया। एक दिन वह फिर पति को छोड़कर अमेरिका भाग आई। रेक्सी का पिता बड़ा ही भावुक था। उसे बिना कहे ही नन्हे पुत्र को लेकर पत्नी भाग गई थी। यह वह अभिमानी सह नहीं सका और उसने हाराकिरी कर ली। रेक्सी नाना का दुलारा था। माँ ने इसी फिल्म डायरेक्टर से विवाह कर लिया था। उसकी हर फरमाइश लखपति नाना पूरी करता था। एक दिन वह जिद कर बैठा कि वह भारत जाकर वहाँ के चित्रकारों से भारतीय चित्रकला सीखेगा। डॉलर से लाडले पौत्र की जेबें ठूंसकर नाना ने भारत भेज दिया। कलकत्ते के एक अंग्रेजी सिनेमा घर में ही उसे अहिल्या दिखी थी। वह मंत्र मुग्ध सा उसी के पीछे पीछे बाहर निकल आया था। उसकी कार का नंबर तो डायरी में नोट कर लिया, पर फिर वह कुछ महीनों तक कलकत्ते की भूल भुलैया में खोकर रह गई। एक दिन वह अपने भड़कीले होटल की बालकनी में खड़ा था कि उसे अहिल्या फिर दिखी। हाथ का चाय का प्याला फेंककर वह पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा। सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, क्या एक ही बात के लिए आपको कष्ट दे सकता हूँ? उसके सुंदर चेहरे पर हड़बड़ी और घबराहट की ऐसी विचित्र रेखाएं उभर आई थी कि अहिल्या हंसकर आश्चर्य से थमकर रुक गई थी। देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं एक विदेशी छात्र हूँ। क्या आप एक सिटिंग देकर मुझे कृतार्थ करेंगी? मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। बाद में घनिष्ठता बढ़ जाने पर अहिल्या ने रेक्सी को कई बार इस घटना की याद दिलाकर छेड़ा भी था। लगता था मेरे ना कहने पर तुम बेहोश होकर गिर जाओगे। पुअर रेक्सी। रेक्सी से अब उसका परिचय 7 महीनों का था। प्रायः ही वह अपने रंग तुलिका बटोरकर नंदी में आ जाता और दिन भर स्केच करता रहता। अहिल्या जानती थी कि मल्लिका को उसकी रेक्सी से घनिष्ठता फूटी आंखों भी नहीं सुहाती थी, किंतु रेक्सी के एक दिन भी ना आने पर वह खाली खाली सा महसूस करती। उसकी मधुर स्वच्छ हंसी, कभी उसका रूठना, कभी उसके तख्त पर लेटकर उसकी बिल्ली को पेट पर चढ़ाकर हिलाना, सब कुछ अहिल्या को बहुत भाता था। रेक्सी एक बहुत बड़ा सा बच्चा ही तो था, उसका ऐसा साथी जिसके साहचर्य में उसे सुख मिलता था। रेक्सी को वह अपना मित्र ही मानती थी। उस संभावित मित्रता के बीच कभी वासना या विकार का सर्प भी फन उठाकर खड़ा हो सकता है, यह वह सोच भी नहीं सकती थी। किंतु आज एक कटु सत्य उसे आईने से चुनौती सा दे उठा। जाते समय कैसी प्रणय भीनी दृष्टि से देखकर रेक्सी उसके अंतःकरण तक को कपा गया था। क्या मल्लिका मौसी यही देखकर तो नहीं रूठ गई? बड़ी देर तक वह इसी उधेड़ बुन में डूबी बैठी रही और फिर बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया। गुलाब के खिले पुष्प की ही भांति उसका निद्रित चेहरा शांत और तेजस्वी लगकर चमक रहा था। सुबह उठी तो दिन चढ़ाया था। उसकी खुली खिड़की से सूरज की आड़ी तिरछी किरणों के जाल ने ही शायद उसे आकर उठा दिया। कितनी देर तक सोती रही थी वह। उठते ही उसे मौसी का ध्यान हो आया। जैसे भी हो उसे मल्लिका को मनाना होगा, नहीं तो कल की पिकनिक चौपट हो जाएगी। वह मल्लिका के क्रोध को जानती थी। जो डांट टपट कर अपना क्रोध प्रदर्शन कर लेते हैं, उनमें से नहीं थी मल्लिका। कुड़हन को संयम की चुप्पी में साध कर वह मन ही मन घुन्नी बनकर अपने क्रोध की ज्वालामुखी में स्वयं कुड़ती और दूसरों को भी अपनी अमानुषिक चुप्पी से कुढ़ा डालती। नहा धोकर मल्लिका 10 बजे नित्य ही दफ्तर आती थी, किंतु वहाँ फाइल, रसीद और दरबान स्टैनों के बीच
मौसी को मनाना असंभव होगा। हाथ मुंह धोकर अहिल्या चाय की मेज पर गई तो पापा नहीं थे। बेबी साहब ने कहा है सर में दर्द है, आज कमरे ही में चाय पियेंगे, अभी सो रहे हैं, आप पी लीजिए। अहमद ने उबले अंडे की प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। दलिए को किसी प्रकार गले के नीचे उतारकर अहिल्या एक प्याला चाय पीकर ही मल्लिका की कोठी की ओर चल दी। 3-4 मोड़ पार कर लाल कंकरीली कोठी थी। अहाते में बूढ़ा संथाल माली पानी डाल रहा था। उसे देख कर ही हंस कर बोला, बड़ो भोरे जे दीदीमनी, माँ तो हाचे गए छेन। बड़ी जल्दी आ गई दीदीमनी, माँ तो हाट गई है। हाय रे मौसी, आज सुबह ही सुबह हाट बाजार चल दी। वह लौट ही रही थी कि रोनेन हाथ में चाय का प्याला लेकर आ गया। अरे वाह मिस पांडे, अरे पांचू चाय तो ले आ, एक और प्याला। मासी अभी अभी बाजार गई हैं, मुझे रोहू बेहद पसंद है, विदेश में रहा हूँ, कभी कुछ मिला ही नहीं खाने को, इसी से मौसी सोचती हैं कि सारी कसर निकाल दूँ। वही रोहू खरीदने निकल पड़ी। बैठिए बैठिए। एक कुर्सी को खींचकर रोनेन ने आगे बढ़ा दिया और स्वयं उचककर दीवार पर ही बैठ गया। कल आपकी दावत गजब थी मिस पांडे, कैसी कैसी दावतें खाने का सौभाग्य हुआ है, पर आपके पापा की रुचि देखकर दंग रह गया। आप आज सुबह ही कैसे चली हैं? अहिल्या इस प्रश्न से कुछ चौंक सी गई। सच ही तो वह मौसी के संधान में पहले कभी भी इतनी सुबह भागती नहीं आई थी। पापा के सर में थोड़ा दर्द था, सोचा मौसी को बतला दूं, डॉक्टर को खबर कर देंगी, हाई ब्लड प्रेशर है ना, इसी से। पिता के सर दर्द की चिंता अहिल्या के चेहरे पर भी उभर आई। तब तो उन्हें थोड़ा पीना पिलाना भी कम ही करना चाहिए। रोनिन ने हाथ का चाय का प्याला अहिल्या को ऐसे यत्न से थमाया जैसे वह किसी रोगी के हाथों थमा रहा हो। कल हमारी पिकनिक है, आप आएंगे? अब के हम लोग वीर भूमि की ओर जाने की सोच रहे हैं। प्रोग्राम तो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर कल तड़के ही निकल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। ऐसा अवसर कहाँ मिलता है, बंगाल का इंटीरियर देखा ही कहाँ है। आज वेनिस तो कल फ्रांस, इसी में तो दिन गए हैं मेरे। कथन का अहंकार वाणी में भी झंकृत हो गया। जैसे भी हो, उस सुंदर विदेशनी को प्रभावित करने में कोई भी कसर नहीं रखनी होगी, यह मनी मन सोच रहा था रोनेन। ओ माँ, ऐजी टूटू धौर तो बाबा। हाथ में बड़ी सी मछली का मुंड लटकाए मौसी गेट पर खड़ी थी। रोनेन के साथ ही अहिल्या को देखकर वह मन ही मन प्रसन्न हो गई। दौड़कर अहिल्या ने मौसी के गले में हाथ डाल दिया। अभिमान और उपालम के आंसुओं से उसका कंठ छलक उठा। आपने कल भी मुझे प्यार नहीं किया मौसी, बच्ची की तरह वह मछली। ओ माँ, कान ना देखो मेर, अरे यहाँ भी तो कितना काम था, ले, कहकर उसने अहिल्या का माथा चूमा और मछली रोनेन को थमाकर भीतर ले चली। कल हमारी पिकनिक है मौसी, और आज पापा सरदर्द लेकर बैठ गए, मैं इसी से आई, सोचा आपको खबर कर दूं। कल खाने पीने में भी तो बदपरहेजी बरत गए। डॉक्टर मल्लिक को खबर कर दूं क्या? कर्नल की बीमारी का समाचार सुनते ही मल्लिका का उत्फुल्ल चेहरा लटक गया। वह मन ही मन उस दर्द का कारण भी जानती थी। ऐसी पीने पिलाने की दावत के अजीर्ण के पश्चात कर्नल को मल्लिका की उपस्थिति का पाचक अनिवार्य हो जाता था। दावत निपटाकर बचा कुचा सामान किसी सुगृहिणी की ही भांति बांट बूट कर मल्लिका कुछ फ्रिज में बचा कर रखती। फिर अहिल्या को उसके कमरे में पहुंचाकर वह बड़ी देर तक कर्नल के पास ही बैठी रहती। अपने कुछ कपड़े वह सर्वदा कर्नल की वार्डरोब में रख दिया करती थी। ऐसे ही अवसरों पर वह हाथ मुंह धोकर अपने सुनहरे पाड़ की सादी सी शांतिपुरी को बंगाल की गिन्नियों की भांति पहनकर कर्नल के पलंग के पास ही धरी आराम कुर्सी में लेटी लेटी सिगरेट फूंकती। कभी पास ही धरे हीटर पर परकुलेटर धरकर 2 प्याला कॉफ़ी ही तैयार कर एक प्याला कर्नल को थमाकर दूसरा स्वयं ले लेती। बड़ी रात को कर्नल की कार उसे घर तक छोड़ आती थी, किंतु कल वह रूट कर ही तो चली आई थी। रुक जाओ, मैं ही डॉक्टर मल्लिक को ले चलती हूँ, तुम यहीं बैठो, कहकर डॉक्टर मल्लिक को फ़ोन करके लौटी तो वह भी जाने को उठ खड़ी हुई और अपनी सधी मुस्कान के अचूक निशाने से रोनिन को बींध कर बोली, अच्छा, पिकनिक पर आना मत भूलिएगा। पापा की तबीयत ठीक रही तो हम आपको यहीं से पिकअप कर लेंगे।
कर्नल का ब्लड प्रेशर जिस तेजी से अचानक उठ गया था उसी तेजी से उतर भी गया। मल्लिका ने आते ही ऑफिस की छुट्टी कर दी और गले में रुद्राक्ष की बड़े बड़े दानों की माला डाल दी। किसी वैद्य ने रक्तचाप की एक या नई ही औषधि बता दी थी। अहिल्या की पिकनिक का पूरा प्रबंध हो गया था। डनलप की मैट्रेस, सैंडविच, स्टोव, चाय, चीनी, ताश, रिकॉर्ड सब कार में रखवा दिए गए थे। कलकत्ते से दूर जाकर ही पिकनिक अभियान सफल बन सकेगा, यह अमिता का सुझाव था। पिछली बार शांति निकेतन घूम आए थे। शांति निकेतन में है ही क्या? अमिता ने होंठ फुलाकर कहा। वृंदावने कृष्ण नाई तो केच्छोई नाई, ठीक ही तो कहते थे क्षिति मोहन बाबू। चलो अब के अजय धारे पिकनिक की जाए। वीर भूमि की रांगा माटी के वक्ष को चीर कर बहती अजया के तट पर उनके पिकनिक का दल जम गया। गुस्करा, बोनपास, भेदिया, तालित, कैसे कैसे अजीब छोटे छोटे स्टेशन पार करके वे अजया के किनारे पहुंचे तो रमणीय स्थल की भव्यता को देखकर स्तब्ध रह गए। वॉट ए ब्यूटीफुल स्पॉट! रेक्सी किसी बच्चे की भांति तालियां पीटकर उछल गया। हाँ हाँ जी, ब्यूटीफुल नहीं तो और क्या, अमिता गर्वीले स्वर में टहूकी। कहा था मैंने, ऐसा पिकनिक स्पॉट कहीं नहीं मिलेगा। आहा, कहाँ गए वे दिन? उसने अपने शिथिल एलोकेशी जूड़े को संवारा। कितनी बार हम आश्रयिका संघ की पिकनिक इसी महुआ वन में आमोद प्रमोद में डूबकर मनाते थे। ओह, फिर तुम्हारा वही शांति निकेतन का कीर्तन पुराण। अहिल्या ने कुछ झुंझला कर कहा। तुम्हारी बातों से तो लगता है हम सब ने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, खाली घास ही चरती आई हैं। आखिर क्या था तुम्हारे आश्रम में? कभी किसी छात्रा ने किसी अध्यापक से प्रेम विवाह रचा लिया और कभी कलकत्ते के छाया थिएटर में तुम लोगों की एक आध नौटंकी हो गई, यही ना? अमिता को अहिल्या के निर्मम परिहास से सचमुच ही गुस्सा आ गया। जानती हो, भारत की नैतिक संस्कृति और अलौकिक पवित्रता का केंद्र था हमारा आश्रम। इसी अजया के तट पर दूर दूर तक आश्रम के छात्र छात्राओं की अशेष पंक्ति सी फैल जाती थी। इसके निसीम शून्य गगन को हमारा कल कंठ मधुमय कर देता था। इसी पवित्रता को तुम्हारा फिरंगी दल आज चाच के रिकॉर्डों से अपवित्र कर देगा, यही कसक है। ओहो, व्हाट चीक्स! अहिल्या ने शैतानी से मुस्कुराकर दरी फैला दी। रेक्सी स्टोव, पिकनिक बास्केट उतार उतार कर लगाता रहा। उन दोनों की चेंचे पेपे का एक शब्द भी उद्रस्त नहीं कर पाकर हंसता जा रहा था। रोनेन बसु अहिल्या के अंग प्रत्यंग के लुभावने उभार उतार और चढ़ाव पर 100 बार त्रसित दृष्टि फेर कर भी उसे नित्य नवीना ही पा रहा था। ध्रुव सरकार बेचारा दल का सबसे निरीह जीव था। लड़कियां ही उसके व्यर्थ जीवन की एकमात्र सार्थक स्वप्न थी। कोई भी लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भर दे, बस फिर वह उसके चरणों का दास था। उसकी एक आंख भंगी थी। चश्मे से अपने चक्षु दोष को यथासाध्य ढकने की चेष्टा कर भी बेचारा उस अंग दोष से मुक्ति नहीं पा सका था। उसे पिकनिक दल में केवल इसीलिए शामिल कर लिया गया था कि चाय उबालने में, दरी समेटने में और ऐसे ही नाना छोटे मोटे कार्यों में वह बेजोड़ था। उसे कभी अजी सरकार, बी ए गुड बॉय, जरा मेरी चप्पल उठा देना, अहिल्या कहती और वह चट से पादुका द्वय उठाकर पैरों के पास ला देता। देखो जी ध्रुव, चटपट मछलियाँ मार लाओ ना, चाय के साथ साथ क्रीम क्रैकर और सॉल्टेड फिश क्या मजा देगी, है ना मीता? अहिल्या शिवली वृक्ष का सहारा लेकर लेट गई। अमिता ने आंखें मूंद कर कहा, आहा, की ठंडा वाताश! सुना भी एक गाना? और अपनी मीठी बंशी किसी स्वर लहरी से उसने वन वनांत गुंजा दिया। अमल धवल पाले लहंगे छे मंद मधुर हावा, कौन सागरेर पार होते आने, कौन सुधरेर धन, पेशे मेशे जेते चाय मन, फेले जेते चाय ए किनारा राय शाप, चाय पाए जब पावा। दौलत के स्कर्ट में कांटे ही कांटे भर गए थे। रेक्सी उनको चुन चुन कर निकाल रहा था। रोनिन सिगरेट फूंकता पैंट की घास को झाड़ रहा था। ध्रुव बेचारा इस सभा से कुछ अनिच्छा से ही विदा लेकर ड्रेन पाइप घुटनों तक समेटे अहिल्या के लिए मछली संधान में निकल गया था। अमिता के पैरों के पास बैठा समीर गांगुली अमिता के स्वर के
उतार चढ़ाव के साथ साथ डूबता उतराता बेसुध सा उसे ही देख रहा था। वॉट ए ब्यूटिफुल सॉन्ग, कितना सुंदर संगीत है, रेक्सी ने कहा। वॉट डू यू नो ऑफ इट्स ब्यूटी इफ़ यू डोंट नो इट्स मीनिंग, यदि तुम इसका अर्थ नहीं जानते तो तुम इसके सौंदर्य को कैसे जानोगे। रविंद्र संगीत बेटा तुम्हारी विदेशी सिम्फनी थोड़ा ही ना है, इसके तो अर्थ की 12 खड़ी स्वर लिप से पहले कंठस्थ करनी पड़ती है। हंसकर अमिता ने कहा, समझे कुछ। रेक्सी उसके लंबे भाषण का एक शब्द भी नहीं समझा, केवल हंसता ही रहा। तो लो सुनो, अमिता उठकर बैठ गई। उसे अर्थ बताने का जोश उसके सांवले चेहरे पर एक अनोखी लुनाई लेकर छा गया। सुनो रेक्सी, इसका अर्थ है अमल धवल पाल मधुर बयार में डोल उठी है। आज किस सागर से किस सुदूर के धन की स्मृति में मेरा मन तैरना चाहता है, उस स्मृति के लिए मैं अपना सब कुछ इसी किनारे पर फेंक देना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी स्मृति है जी? रेक्सी ने दुष्टता से मुस्कुराकर पूछा और एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अमिता तड़ाक से उठकर अजया के तट पर टहलते टहलते दूर निकल गई। ओ रेक्सी, यू हैव हर्ट हर। अहिल्या ने उसका कंधा पकड़कर झकझोर दिया। जानते नहीं, उस बेचारी की सगाई अपनी बड़ी बहन के देवर से हो गई थी। इसी के पिता ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा। हजरत ने वहां जाकर एक अमेरिकन नर्स से शादी कर ली। कल ही वह उस नर्स को लेकर भारत आ रहा है। इसी से तो अमिता इतनी उदास है। अहिल्या, रेक्सी ने कहा, पर इसमें उदासी कैसी? अभी तो मिस दत्ता की पूरी जिंदगी पड़ी है। और फिर जब ऐसे प्रशंसक हैं, कहकर उसने समीर की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। पता नहीं अमिता ऐसे सुदर्शन युवक को देखकर भी नहीं रीझ पाती थी। अद्दी के ढीले पंजाबी कुर्ते में लगे सोने के बटनों को मोड़ता मरोड़ता समीर उठ गया। देखो, मछलियां मेरे हाथ भी शायद लग जाएं। चलो ना रोनिन, तुम भी आ जाओ। मैं भी चलूंगी मिस्टर बसु। अहिल्या भी उठ गई और रोनिन के साथ साथ चल दी। देखिए, मुझसे मिस्टर बसु क्यों कहती हैं भला? बड़ा अजीब फील होता है। रोनी ही कहिए ना। मेरे विदेशी मित्र मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। रोनिन ने अपने विदेशी मित्रों के ही लहजे से रोनी को ऐसे अमेरिकन ड्रॉल के स्वर में कहा कि अहिल्या मुस्कुरा उठी। वाह, खूब ड्रॉल करके बोलते हैं आप तो। क्या करूं, आदत से लाचार हूं। अब आप ही बताइए कि कलकत्ते में रहकर आप ही में क्या बंगालीपना नहीं आ गया? मैं तो विदेश में रहते रहते ऊब गया हूँ। चलिए ना आप भी एक बार कनाडा, पापा आपको देखकर बहुत खुश होंगे। वाह जी वाह, क्या आपकी मम्मी खुश नहीं होंगी? नहीं नहीं, मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मम्मी भला क्यों खुश नहीं होंगी? मासी जब आपको इतना दुलार करती हैं तो मम्मी तो और भी खुश होंगी। मैं तो थक गई हूँ रोनी, यहीं बैठ जाए ना थोड़ी देर। और चट से अपने रेशमी रुमाल को ऊंची सी पहाड़ी पर बिछाकर रोनिन ने अहिल्या के लिए जगह बना दी। एक ऊंचा सिग्नल लाल हरी आभा सी फैलाता खड़ा था। रेल की पटरियां दूर दूर तक सीमांत में जाकर खो गई थी। भग छुप करती शायद कोई ट्रेन चली आ रही थी। जानते हैं, मुझे इन छोटी मोटी पटरियों पर विचित्र यात्रियों को लेकर भागती जाती ट्रेन को देखना बहुत अच्छा लगता है। हावड़ा सियालदाह पर आती जाती ट्रेन देखने में भला क्या रस आता है। अहिल्या आप ही आप बोलती जा रही थी। हवा में उसके बाल इधर उधर उड़कर कुंडल किरीट सा बना रहे थे। ट्रेन धड़धड़ाती आकर निकल गई और बच्ची के से उत्साह से वह एकटक ट्रेन को देखती रही। रोनिन उसकी उसी मुद्रा को मुग्ध होकर देखता रहा। उसे लगा जैसे एक भी शब्द बोलकर वह उस क्षण की भव्यता को नष्ट कर देगा। न जाने कब तक वह चुप ही खड़ा रहता। एकाएक अहिल्या उचक कर खड़ी हो गई। आप तब से खड़े ही हैं, चलिए अब लौट चला जाए। क्या ख्याल है आपका? बड़ी दूर तक निकल आए हैं। और बिना रोनिन के उत्तर की प्रतीक्षा करे वह लंबे लंबे डग भरती चल दी। ठगा सा रोनिन उसके पीछे पीछे चल दिया। कैसी अनुपम लावण्यमयी किशोरी थी यह नारी। रोनिन के लिए आज तक केवल मनोरंजन का ही एक महत्वपूर्ण साधन मात्र रही थी। कितनी ही नारियां उसके रंगीन जीवन में तितलियों की भांति मंडरा मंडरा कर उड़ गई थी। ब्लॉन्ड, ब्रोनेट, निग्रेस, स्विस, फ्रेंच, कैनेडियन और इटालियन, पिता के असीम वैभव ने उसके लिए विलास के नाना कक्ष
खोलकर रख दिए थे, किंतु पहले तो कभी उसे ऐसी व्याकुलता ने नहीं घेरा था। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। उठते जागते उसे अहिल्या ही दिखती थी। पिकनिक की मधुर प्रतीक्षा में उसने आंखों ही आंखों में रात काट दी थी। एक बार अवश्य वह एक अमेरिकन टाइपिस्ट के पीछे पूरी तरह पागल हो गया था। आयरिन अपने 22 वर्षों के बावजूद एकदम ही बच्ची लगती थी। वह फूल बेचा करती थी। उसके आते ही दुकान पर भीड़ जुट जाती। मनचले युवक उसे लॉलिटा कहकर पुकारते थे। लॉलिटा का सा व्यक्तित्व भी था उसका। उसे लेकर रोनिन एक से एक दामी होटलों में ठहरा था, और एक दिन उसकी प्रेसी लॉलिटा उसके हीरे के बटन चुराकर अपने एक ड्राइवर प्रेमी के साथ भाग गई थी। कई दिनों तक शराब के नशे में डूबकर रोनिन ने उसे भूलने की चेष्टा की थी। वही चेष्टा आवश्यकता से अधिक उत्साह से बढ़ने लगी तो पिता ने उसे भारत भेज दिया। अहिल्या को देखकर तो फिर वह सब कुछ भूल ही गया। कभी रेल की पटरियों पर चलती, कभी फिसलकर टेढ़ी होती अहिल्या की बंकिम देह यष्टि उसे चुंबक की भांति खींचती चली जा रही थी। पिकनिक दल इसी बीच इधर उधर बिखर गया था। शिवली वृक्ष के तले दौलत अपनी मादक झूमती आंखों से रैक्सी को एकटक देख रही थी। रैक्सी की गौर लाल पुष्ट भुजाओं पर उभरे सुनहले बाल, नीली आंखें जो बंगाल के उन्मुक्त आकाश से रंग मिलाकर ही बनाई गई लगती थी, और उसकी हवाईयन टी शर्ट से झांकती उसकी चौड़ी सिलसी छाती। दौलत की मुग्ध दृष्टि का आभास पाकर वह मुस्कुरा कर बोला, दौलत तुम्हारा भी एक स्केच बनाना चाहता था। पहले भी एक बार कोशिश की थी पर हार गया। क्या उन लोगों के आने तक ऐसे ही स्थिर होकर मुझे एक सेटिंग दे सकोगी प्लीज दौलत? आश्चर्य से दौलत उठकर बैठ गई। मेरा स्केच कब बनाया तुमने? वाह रे, ऐसा पेचीदा चेहरा है मेरा क्या? हाँ दौलत, तुम्हारी आंखों का रंग तुम्हारे ड्रीमी मूड के साथ ही बदलता रहता है। मैंने काले रंग के गहरे शेड से तुम्हारी पुतलियां बनाई, और आज देखता हूँ कि तुम्हारी आंखें तो हेजल हैं। प्रशंसक की दृष्टि आवश्यकता से अधिक ही तीखी हो उठी, पर बीच ही में दौलत को टोक दिया अहिल्या ने। उसकी आंखों के जादू ने तो नहीं उलझा दिया तुम्हें? चंचल कटाक्ष से रैक्सी को बींध कर वह एक तिनका उठाकर चबाने लगी। ओ अहिल्या, रैक्सी स्वयं ही बड़बड़ाने लगा। सुना था कि तुम भारतीयों की एक रोप ट्रिक होती है जिसे हम विदेशी रहस्य की पराकाष्ठा मानते आए हैं। ऐसी ही भारत की रहस्यमयी रोप ट्रिक सी है तुम्हारी सखी अहिल्या। उसके स्वभाव का कौन सा भाग सत्य है और कौन सा मिथ्या, यह मेरे लिए एक अबूझ पहेली ही रही है। कभी वह अनोखी आत्मीयता से निकट खिंचाती है और दूसरे ही क्षण कटी पतंग की तरह हवा में दूर उड़ जाती है, मनुष्य की पकड़ से बाहर। और तुम, कहकर रैक्सी दौलत के चेहरे के पास ही झुकाया। उस पारसी किशोरी की आंखों में अनोखी मादकता थी। बहुत दिनों पहले उसने असित हलदर का अंकित एक उमर खय्याम का चित्र देखा था। एक पेड़ के नीचे उमर खय्याम की साकी एंड दाउ टू बिसाइड मी की फारसी लिपि की सी ही रहस्यमयी झूमती मस्तानी आंखों से भी शराब छलकाती सी साकी सी ही मादक लग रही थी दौलत। देखो कोई आ रहा है, कह धड़कते हृदय से रैक्सी को अलग हटाकर दौलत कपड़ों की धूल झाड़कर खड़ी हो गई। ओफ, कितने दुस्साहसी होते हैं ये विदेशी, सोच रही थी दौलत। और उसे भी क्या हो गया था। हेलो माय ब्यूटी, क्या आज खाने पीने का इरादा नहीं है? देखो तो ध्रुव कितनी बड़ी मछली लाया है। अहिल्या, अमिता, ध्रुव, रोनिन और समीर सूखे पत्तों को चरमराते चले आ रहे थे। स्टोव चलाकर ध्रुव की लाई मछली को बड़े उत्साह से भूना गया। रैक्सी ने अपने जापानी सॉस की शीशी निकाली। कोल्ड चिकन की विश बोन को लेकर नाना हास परिहास के बीच दौलत से विश करने को कहा गया, क्योंकि उसी के हाथ में विश बोन आई थी। अपनी दोनों आंखें मूंदकर दौलत चुप ही रही। चित्त की खींच और झुंझलाहट के बीच वह कुछ भी विश नहीं कर पाई। आंखें खुली तो देखा रैक्सी मंत्र मुग्ध सा अहिल्या की ओर देख रहा था। एक लंबी सांस खींचकर दौलत ने गर्म चाय की घूंट ली।
उस हंसी और कहकहों के बीच सहसा उसका चित्त अशांत हो उठा। बार बार उसे पलंग पर पड़ी अपनी रुग्ण माँ का ही ध्यान आ रहा था। असाध्य कैंसर ने उसकी माँ को कितना बदल दिया था। वही माँ जिसने उसे कभी मजाक में भी नहीं झिड़का, अब बात बात पर चिचिड़ा उठती थी। उसके लंबे लंबे बालों की जटाओं को जब दौलत किसी भी तरह नहीं सुलझा सकी तो एक दिन कैंची लेकर सब लटें काट दी। कटे बालों से झांकता रुग्णा माँ का पीड़ित चेहरा उसकी पिकनिक की रंगीनी में रह रहकर उभर उठता और वह फिर उदास हो जाती। घर जाकर उसे फिर धीरे धीरे कदम रखकर माँ के कमरे में जाना होगा, स्टोव जलाकर चिकन सूप बनाना होगा और रात को जब वह मम्मी के बगल की चारपाई पर लेटकर रैक्सी को सपने में देखेगी तो सपना भी शायद रैक्सी को अहिल्या की ओर एकटक निहारने का ही स्वप्न चित्र प्रस्तुत करेगा। चलो भाई, अब देर मत करो, पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी, उसने कहा और स्वयं एक एक कर चीज़ें समेट समेट कर टोकरी में रखने लगी। आज की कथा यहीं तक। अगली कथा अगले भाग में आगे जानेंगे कि अहिल्या जब पहाड़ पर पहुँचेगी तब उसके साथ क्या क्या होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।